हेलो दोस्तों, मैं मुकेश डिजिटल स्टॉक आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रेलवे इंडस्ट्री पे बात करना चाहते हैं जो उनसे जुड़े हुए शेयर्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो आईआरएफसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे कि आईआरसीटीसी और रेलटेल के बारे में। ये कुछ 3 स्टॉक है जो इस समय चर्चे में चल रहे हैं, तो हम इनके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे कि हमें किन में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इनके अलावा भी और भी शेयर्स हैं, जैसे कि आरवीएनएल, राइट्स, टीटागढ़ वैगन एक्सेट्रा, तो इनके बारे में भी हम बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ। मैं इक्विटी और कमोडिटी सेगमेंट में काम करता हूँ। दोस्तों, जो मेरा नॉलेज है मैं वही आपसे शेयर्स कर रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका होगा, मेरा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो मेन टॉपिक है आईआरएफसी, आईआरसीटीसी और रेलटेल, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, अदर स्टॉक भी है, आरबीएनएल, राइट्स, टीटागढ़ वैगन, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देना चाहूँगा। दोस्तों, आरबीएनएल वो कंपनी है जो रेलवे के लिए नई लाइन बिछाने का काम करती है। जैसे कहीं डबल ट्रैक बिछ रहा है, कहीं ट्रिपल ट्रैक बिछ रहा है, तो उसका जो भी वर्क रहता है नई लाइन बिछाने का, वो आरबीएनएल का काम रहता है। दोस्तों, सेम चीज़ है राइट्स का। कई कंपनियां होती हैं जिनमें रेलवे ट्रैक उन कंपनियों के अंदर तक जाती है। दोस्तों, जो राइट्स कंपनी है, तो रेलवे लाइन जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाती है, जैसे कि बीपीसीएल, आईओसीएल, इनके जो मटेरियल कच्चा तेल आते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह, और इनके कंपनी में तो उनके ट्रैक का मेंटेनेंस, रख रखाव, एनटीपीसी कंपनी में जो रेलवे ट्रैक जाती है, जो कि मेन लाइन से आपका अलग लाइन जाती है उस कंपनियों के अंदर, उनका रख रखाव काम राइट्स का रहता है। उसके अलावा और भी उसके काम रहते हैं। दोस्तों, टीटागढ़ वैगन भी रेलवे के लिए ही काम करती है। पर्टिकुलरली जैसे रेलवे को कुछ नई बोगीज बनानी है मालगाड़ियों की, उनकी मालगाड़ियों को जो बोगी बनती है वो टीटागढ़ वैगन कंपनी बनाती है। ठीक है दोस्तों, मैं कोई ज़्यादा इनमें फाइनेंशियल चीज़ नहीं बताऊंगा, एक नॉर्मल इनके बिजनेस प्रोस्पेक्टिव चीज़ बताऊंगा कि इनका रेवेन्यू एग्जैक्टली जनरेट कैसे होता है और ये आगे इनकी ग्रोथ है या नहीं है। तो हम चलते पहले आईआरएफसी पे। दोस्तों, आईआरएफसी कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यह कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है, गवर्नमेंट का काम करती है, जो सिर्फ इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है। इसलिए इस कंपनी में एनपीए तो घोषित हो नहीं सकता यार, इंडियन रेलवे एनपीए तो कभी कर नहीं सकती। ठीक है, तो इस कंपनी में एनपीए तो कभी नहीं आएगा, लेकिन यह एक सिर्फ गवर्नमेंट को ही, इंडियन रेलवे को ही फाइनेंस करती है। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी इंडियन रेलवे फंड की कमी है, तो आईएफसी उसको पेमेंट करती है, फिर आईएफसी रेलवे से विथ इंटरेस्ट के साथ पेमेंट लेती है, वही इंटरेस्ट इनकी इनकम होती है। प्लस जो इंजन रहते हैं, कुछ बोगीज रहते हैं, वो भी ये इनको रेंट पे देते हैं इंडियन रेलवे को, जिससे इनका इनकम जनरेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें खाली सिंपल है, ये सिर्फ इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है और किसी को भी फाइनेंस नहीं करती है। इसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सिर्फ रेलवे से ही जनरेट होता है। इसलिए ये कंपनी डूब तो नहीं सकती। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवे आगे चल के काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं हम आईआरसीटीसी पे। दोस्तों, आईआरसीटीसी आप सभी को मालूम होगा कि आपने कभी ना कभी आईआरसीटीसी के वेब पे जाके या ऐप पे जाके टिकट बुकिंग की होगी। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम जैसे स्लीपर में कोई टिकट हम बुक करते हैं, तो सम चार्जेस प्लस जीएसटी लगा के कुछ 17 रुपीज़ के आसपास ये आपसे चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यही इनका रेवेन्यू जनरेट है। एक तो जो भी टिकट हम बुकिंग करते हैं ऑनलाइन से, उसमें जो भी ये चार्ज पे करते हैं, थर्ड एसी का अलग रहता है, सेकंड एसी का अलग रहता है, स्लीपर का अलग रहता है, एक वो जनरेट हो जाता है इनका रेवेन्यू। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, ये इनका फूड कैटरिंग का सर्विस होता है। जैसे आपने अगर कभी भी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा रेल बिकती है, वो इनकी रहती है, इनके थ्रू बिकी जाती है। प्लस फूड में जो आप कैंटीन देखते हो बड़े बड़े स्टेशनों पे आईआरसीटीसी द्वारा लगाया जाता है। तीसरी चीज़ इनकी रहती है, ये अलग अलग प्रोजेक्ट निकालते रहते हैं, जैसे कि
ट्रिप निकालते हैं आपके लिए कि 4 days 5 nights या 5 nights 4 day का कुछ ट्रिप रहता है, जो कि भारत दर्शन भी कराते हैं। तो इनके अलग अलग ट्रिप पैकेजेस भी रहते हैं। इनका इंडियन रेलवे से डायरेक्ट रेवेन्यू कोई जनरेट नहीं होता, ये पैसेंजर पे डिपेंड करते हैं। इनकी जो भी इनकम होती है वो इंडियन रेलवे में जो भी पैसेंजर ट्रेवल करता है ये उन पे डिपेंड करते हैं कि उनसे कितना ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर पैसेंजर ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, उसका आईआरसीटीसी का यूज़ ज़्यादा कर रहा है, तो समझ लीजिए उनका रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ के आएगा। हालांकि ये भी एक मोनोपोली कंपनी है जो कि इंडियन रेलवे में और कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो धीरे धीरे पैसेंजर की तादाद बढ़ती जा रही है और आगे चल के इंडियन रेलवे की ट्रेनें भी काफ़ी बढ़ रही है, तो टिकट बुकिंग में इनका काफ़ी योगदान है, क्योंकि अब लोग हर कोई घर बैठे ऑनलाइन टिकट निकालता है। इसीलिए इनका भी लॉन्ग टर्म में बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और लेकिन बस यही है कि ये इंडियन रेलवे पे डिपेंड नहीं है, ये इंडियन रेलवे में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर पे डिपेंड है कि वो आईआरसीटीसी का कितना यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम रेलटेल। दोस्तों रेलटेल क्या काम करती है? दोस्तों रेलटेल जो है वो एक ब्रॉडबैंड कंपनी है, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, जियो, ये सभी नेट प्रोवाइडर भी करते हैं विद सिम कार्ड। आप इसमें टॉक टाइम भी आपको मिलता है, लेकिन रेलटेल में आपको सिम वगैरह नहीं मिलता है, ये सिर्फ ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है, जिसका ज़्यादातर रेवेन्यू कंस्टेंटली ये इंडियन रेलवे से इनको आता है, क्योंकि इन्होंने जहाँ भी रेलवे ट्रैक बनी हुई है वहाँ पर इनका फाइबर ऑप्टिकल बिछी हुई है। यानी कि अगर मैं बताऊं शॉर्ट में तो 5000 स्टेशन तक इन्होंने पूरा कवर कर रखा है, जिनके पूरा नेटवर्क जो है रेलवे का वो रेलटेल के ब्रॉडबैंड पे ही काम करता है। दोस्तों अगर लॉजिक बात बताऊं तो आपने कभी स्टेशन पे गए होंगे, आपको वहाँ पे फ्री वाईफाई मिलता है, वो रेलटेल का ही होता है। इनका रेवेन्यू जनरेट वहाँ से भी होता है, क्योंकि उस वाईफाई में एक 30 सेकंड का 50 सेकंड का ऐड भी आता है, वो ऐड से भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बाकी तो वो इंडियन रेलवे को जो भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कर रहे हैं उनका रेवेन्यू जो है कंटिन्यूटी उन्हीं से आता है। इसके अलावा दोस्तों ये अदर कंपनी को भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिसेंट में इनको बीएसएनएल ने ऑर्डर दिया था, वहाँ उनको भी ये ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करते हैं। अदर्स कंपनी को भी ये ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो टेली कम्युनिकेशन है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंडियन रेलवे में या अदर कंपनी में विथ सेफ्टी के साथ, इंडियन रेलवे जो कंट्रोल होता है, सिस्टम जो कंट्रोल किया जाता है ट्रेन को चलाने के लिए, जो इनका कंट्रोलर होता है वो भी पूरा रेलटेल के ब्रॉडबैंड से ही आता है। तो इनका जो कंटिन्यू रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो इंडियन रेलवे से ही जनरेट होता है। और आगे चल के जैसे मैंने बताया कि इंडियन रेलवे बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो उसमें रेलटेल का काफ़ी अच्छा योगदान होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए रेलटेल भी अच्छी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी जैसे मैंने बताया कि काफ़ी कंपनियां हैं रेलवे के लिए। अगर आप रेल में निवेश करना चाहते हैं रेलवे स्टॉक्स में, तो ये 3 को मैं रिकमेंडेशन देता हूं कि इनमें आप स्टॉक करके लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। इनमें जो मेरा रेशियो रहता है इन तीनों में है, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, रेलटेल। लेकिन इनको आपको एक साथ और एक ही में स्टॉक नहीं लेना है, आपको इनको बांट के लेना है। अगर आपको इनको अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो जैसे आपके पास 1000 रुपये है तो आप 300 रुपये आईएफसी में डालिए, 250 रुपये आप आईआरसीटीसी में डालिए और 450 रुपये यानी कि 45% आप रेलटेल का स्टॉक लीजिए। इससे क्या होता है, अगर आप बांट के आप किसी पोर्टफोलियो में बांट के कोई भी स्टॉक लेते हैं तो कभी आईआरसीटीसी ऊपर जा रहा है तो कभी रेलटेल ऊपर जा रहा है, कभी आईआरएफसी ऊपर जा रहा है, तो किसी न किसी का रेवेन्यू जो है ऊपर नीचे होता रहता है, तो स्टॉक उसी हिसाब से बिहेव करता रहता है। दोस्तों मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको कि कौन सा स्टॉक कहाँ जाके रुक सकता है, और अगर कोई ये बोलता है कि शेयर मार्केट में नुकसान नहीं हो सकता है तो वो गलत बात करता है, क्योंकि शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस लगा ही रहता है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम होता है कि कौन सा शेयर कहाँ जाके रुकेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इसलिए पोर्टफोलियो में कभी भी कोई भी शेयर अगर आप लें तो कृपया कर अपने एक्सपोजर को बांट के करें। फिलहाल मैं बता दूं कि मेरा अभी आईएफसी और रेलटेल प्लस आरबीएनएल में भी मेरा एक्सपोजर है। आईआरसीटीसी का मैं वेट कर रहा हूं कि शायद मुझे नीचे भाव या अच्छे भाव में मुझे वो स्टॉक मिल जाए। आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि
कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग देखने नहीं आता है तो। दोस्तों, मैं किसी भी कंपनी का फाइनेंस नहीं देखता हूँ, रेवेन्यू नहीं देखता हूँ, क्योंकि रेवेन्यू ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉक का चयन करना है और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, मैं मुकेश, थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी हम अगला वीडियो अपलोड करें वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।